प्रारंभ करते हैं अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय। 18वीं सदी में अवध के बारे में बहुत पहले से हम सब जानते हैं, बहुत कुछ उसके बारे में पढ़ा है। श्री रामचंद्र जी का अयोध्या अवध क्षेत्र में है, उनका अवध था। कवि ने लिखा, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग को छूने गगन से जा रही है। कई नामों से जाना गया, लेकिन यहाँ रामायण काल की चर्चा न करके हम 18वीं सदी के इतिहास को लेते हैं, क्योंकि हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसी संदर्भ में हम इसके इतिहास को देखेंगे। इसका इतिहास तो बहुत पुराना है, जैसा मैंने बताया, लेकिन 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं अवध का राज्य कैसे स्थापित होता है। अवध के राज्य को स्थापित करने वाला संस्थापक मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां बुरहान उल मुल्क नामक व्यक्ति था। यह मुगल दरबार में निजामुल मुल्क का प्रतिद्वंदी और ईरानी अमीरों का नेता था। यह सैयद बंधुओं के पतन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे खुश होकर, प्रसन्न होकर इसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सआदत खां बहादुर की उपाधि दी थी। इसे कहा जाता है कि इसने उपाधि के साथ ही आगरा की फौजदारी दे दी। लेकिन आगरा, मथुरा, भरतपुर, इन सब क्षेत्रों में जाटों का विद्रोह चल रहा था और यह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। अब मोहम्मद शाह ने सितंबर 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई जयसिंह को दे दी। अब इसको शांत करने के लिए बादशाह ने इसे अवध का सूबेदार बना दिया गया, यानी आगरा से हटके अवध का सूबेदार बन गया। यहीं से अवध की नींव पड़ती है, या ये कहें कि स्वतंत्र होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सआदत खां अपनी पुत्री का विवाह सफदर जंग से कर दिया, जो उसका भतीजा था। 1724 ईस्वी में, और उसे नायब सूबेदार नियुक्त किया। यहाँ ध्यान रखने की बात है, स्वतंत्र होने की प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं, सआदत खां कौन सा व्यक्ति है? अभी जो नाम लिया हमने, सआदत खां है मुख्य रूप से मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां बुरहान उल मुल्क। यही सआदत खां, जिसे सआदत खां बहादुर की उपाधि मिली है, इसने अपनी पुत्री का विवाह अपने ही भतीजे सफदरजंग से करके उसे अवध का नायब सूबेदार बना दिया 1724 में। अब इस तरह की उपाधि देना ही एक स्वतंत्र शासक की बात
साबित करता है, क्योंकि यह उपाधियां, यह इस तरह की नियुक्तियां सामान्य तौर पर मुग़ल बादशाह ही किया करते थे। लेकिन यहाँ मुग़ल बादशाह ने न करके एक सूबेदार ही अपना नायब सूबेदार नियुक्त करता है। इसे 1732 ईस्वी में कहा गया कि अब दूसरा काम देखो कि मराठों को आगे न बढ़ पाएं। लेकिन यह कुछ कर नहीं पाता। केवल एक छोटी सी सीमा जो मराठों की थी आगरा के पास, उसे ही हरा करके और सेखी मारी कि पेशवा बाजीराव को चंबल के पार खदेड़ दिया। जब यह बात पेशवा बाजीराव ने सुना तो बाजीराव को क्रोध आ गया और वो दिल्ली के ऊपर चढ़ बैठा। अब ये सआदत खां का उल्टा हो गया। जो बात सेखी मारी थी, स्थिति इसकी अच्छी नहीं रही। 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और अब सफदर जंग नया सूबेदार बन जाता है अवध का। कहा जाता है, माना जाता है कि मुग़ल बादशाह ने 1748 में सआदत खां को अपना वज़ीर बनाया और इसे इलाहाबाद का सूबा भी दे दिया। रुहेल, बंगस पठानों के विरुद्ध इसने संघर्ष प्रारंभ किया। ये अवध के सीमावर्ती हैं, फर्रुखाबाद और रुहेलखंड में बसे हुए। सफदरजंग ने इन्हें दबाने के लिए सूरजमल जाट, जो भरतपुर आगरा क्षेत्र में था, सक्रिय, और मराठों का सहयोग लिया। इस तरह से इसने रुहेल और बंगस पठानों का दमन किया। इसने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध भी मराठों से समझौता किया। 22 अप्रैल 1752 को, किंतु मुग़ल बादशाह इसे स्वीकार नहीं किया और पंजाब अब्दाली को दे दिया। अब सम्राट और वजीर सफदरजंग में लड़ाइयाँ हो गई। अपने ही सम्राट से, अपने ही बादशाह से वजीर लड़ा, गृह युद्ध किया। मुग़ल बादशाह जीत गया और इसने वजीर का पद छोड़ दिया और लौट आता है अपने अवध में। 1753 में इसकी मृत्यु हो जाती है। सफदरजंग की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला यहाँ का सूबेदार बन गया। शुजाउद्दौला ने अपनी शक्ति का विस्तार करना आरंभ किया। कहते हैं इसने तोपखाने पर विशेष ध्यान दिया। एक जो सबसे बड़ी बात आती है शुजाउद्दौला में, कि इसने नागा साधुओं का भी सहयोग लिया और सेना में उसकी एक टुकड़ी को भर्ती किया। आप समझ सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कि नागा साधु शुजाउद्दौला का समर्थन कर रहे हैं और वे लड़ने को तैयार हैं।
जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में, तो सुजाउद्दौला जो था, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, ना कि मराठों का। और 1765 में इसने बंगाल के नवाब मीर कासिम की मदद की, लेकिन बाद में जब यह अंग्रेज़ों से पराजित हो जाता है बक्सर के युद्ध में, तो मीर कासिम का साथ छोड़ करके अंग्रेज़ों के साथ हो जाता है। अब आता है इलाहाबाद की संधि। देखा जाए तो 1765 की संधि के बाद सुजाउद्दौला और उसके बाद आने वाले लोग, उसके उत्तराधिकारी लोग, अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई कभी काम नहीं किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने एक संधि के बाद दूसरी संधि, इस तरह से अन्य अनेक संधियां करने के लिए अवध के नवाब को मजबूर करते रहे और वह नवाब की शक्ति को कमज़ोर करते रहे और अपनी शक्ति को बढ़ाते रहे। इलाहाबाद की संधि के बाद फिर सुजाउद्दौला अपने शक्ति का विस्तार करना चाहता है, संगठन का विस्तार करना चाहता है, सेना को अच्छा करना चाहता है। इसके लिए प्रशिक्षण देता है, पश्चिम के ढंग से, पश्चिमी देशों के ढंग से अपनी सेना को प्रशिक्षण देता है, सैनिक बढ़ाता है। लेकिन अंग्रेज इससे चिंतित हो उठे, जबकि वे मित्रता दिखाते थे और यह भी मित्रता दिखाता था, हमेशा मित्र बना रहता था। लेकिन फिर भी अंग्रेज चिंतित हो गए और फिर एक संधि करने के लिए इस पर दबाव डालते हैं। इसमें अवध की सेना को कम कर दिया जाता है, अवध की शक्ति को खत्म करने की प्रयास होता है, उसका विस्तार रुक जाता है। हर जगह जो समझौता हो रहा है, उस समझौते में केवल झुको और झुको, यही चलता रहा। अंग्रेजों के सामने झुकते गए। 1773 में इन्हें बनारस की एक और संधि करनी पड़ती है। आज बस इतना ही। इसका शेष भाग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए यहीं पर रोकते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।